नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ में रिश्तों को तार तार कर देने वाली खौफनाक वारदात मलिहाबाद के मोहम्मदनगर इलाके में शुक्रवार की दोपहर हुई। जमीनी विवाद में रंजिश रखने वाले हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद खान उर्फ ललन सिंह ने अपने बेटे फराज के साथ मिलकर दिन दहाड़े अपने ही चचेरे भाई भतीजे और नाती की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक हिस्ट्री शीटर ने बारी बारी ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हुए महज चंद मिनटों में मां बेटे और उनके चाचा को मौत की नींद सुला दिया। पूरी घटना क्या है इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट में दिखाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, एक शख्स की गुंडाई लंबे वक्त से जारी थी जिसमें उसके परिवार का उसको पूरा समर्थन मिला हुआ था और किस तरीके से उसने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, ये वहीं लगे कैमरे में कैद हुआ है। मलिहाबाद में गोलियां चली, जमीनी विवाद के चलते खून बहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विवाद हुआ था। तो इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है और उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो है उस घटना के दौरान का जो सामने आया है। और इस वीडियो को देखने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि एक ऐसा शख्स जिस पर पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, जो पहले से संदिग्ध कह सकते हैं, जो आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है, आखिर कैसे उसे शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो बेटे के साथ मिलकर हत्याएं की गई और देखा आपने तस्वीरों में किस तरीके से बेधड़क होकर बंदूक लेकर शख्स यहां पर जाता है और 3 लोगों पर गोलियां बरसा देता है। ये एक बड़ी बात थी। जमीनी विवाद के चलते खून बहा। अब बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ जैसे इलाके में एक आपराधिक शख्स के नाम पर भला शस्त्र लाइसेंस कैसे जारी कर दिया गया, ये सवाल उठाता है। अपने दबदबे के चलते, अपने रुतबे के चलते उसने बताया जा रहा है शस्त्र लाइसेंस पास करवाया था, लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों पर, उन जिम्मेदार लोगों पर ये घटना कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिर ऐसे अगर शस्त्र लाइसेंस बांटे जाएंगे तो भला अपराध पर लगाम कैसे लगेगी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा। लखनऊ में खून की बौछार नजर आई जब 3 लोगों की गोली चलने से हत्या हो गई। परिवार के ही सभी बताए जाते हैं। जमीनी विवाद था जिसको लेकर विवाद होता है, एक शख्स बचाने आता है, उसे गोली मार दी जाती है, उसकी पत्नी और उसके बेटे को भी गोली मार दी जाती है। तो दंपत्ति और बेटे की मौत की बात इसमें सामने आई है। चचेरे परिवार को ही निशाना बनाया गया। लखनऊ में एक खूनी वारदात हो गई, लेकिन इसके साथ ही प्रशासनिक अमले को ये वारदात कटघरे में खड़ा कर गई है। हिस्ट्री शीटर है आरोपी सिराज अहमद, हत्यारोपी है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इसके पास ये लाइसेंसी बंदूक कैसे है, क्यों आखिर एक आपराधिक शख्स के लिए लाइसेंस जारी किया गया। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं और एमसी द्विवेदी जी हमारे साथ में एक्स डीजीपी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ के न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले एमसी द्विवेदी साहब का रुख कर लेंगे। सर, क्यों आखिर ऐसा व्यक्ति जिस पर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं और 1-2 नहीं, बताया जा रहा है कि लगभग दर्जन भर के तहत मुकदमे हैं, शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया गया। एक ऐसा शख्स जो कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है, जिसकी संलिप्तता पाई जा रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रही है, क्योंकि उसी शस्त्र से 3 गोलियां चलाई गई, 3 लोगों की जान ले ली गई। आपको लग रहा है कि लापरवाही है? स्पष्ट है कि जो लाइसेंस दिया गया है और लाइसेंस रिन्यू किया गया है, हाँ। उसमें या तो घूस ली गई है या कि कोई दबाव रहा है। ज्यादा चांस कई बार चूंकि हुआ है, ऐसे लगता है कि शायद घूस ली गई है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। प्रारंभ से कितने वहाँ एसओ रहे, कितने सीओ रहे, उन्होंने क्या किया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिन जिन ने ऐसा किया सबके खिलाफ कार्रवाई इसमें प्रकरण में होनी चाहिए थी। एक और भी प्रकरण महत्वपूर्ण है कि जब इतने मुकदमे इसके पास थे और हिस्ट्री शीटर भी है, तो जमानत पर कैसे था। तो जमानत कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है। आरोप में बनिए सब पार्टी सरकार बनाओ। ठीक है, ठीक है महेश जी, ठीक है। राज शर्मा जी हमारे साथ में है। राज शर्मा जी के पास पे जाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लखनऊ से। राज जी, बहुत स्वागत आपका भी। ये तस्वीर क्या कुछ कह रही है? एक तरफ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और दूसरी ओर इस तरीके से खुलेआम दंदाहाड़े गोलियां चल रही हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना पे संवेदना अपनी प्रकट करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसमें सारी जो जड़ है, देखिए, आज किसी पे बिना वजह किसी पे आरोप लगाने का कोई मकसद बनता नहीं है, मगर मैं एक बात को कहूंगा दिल से कि जो पुलिस का जो रोल था, ये जो सारा जो कत्ल हुआ, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस की जाती है। पुलिस बेलगाम हो चुकी है और पुलिस को जो संभालने का जो रोल है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सरकार की होती है। देखिए, पुलिस जान चुकी है कि ये सरकार में चाहे मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, ये लोग सब इधर उधर जाने आने में अपने बिजी हैं। इन लोगों को इलेक्शन की पड़ी हुई है और सारा का सारा सरकार इसलिए चुनी गई थी कि सरकार अफसरों से सरकार पूरा कार्य कराए, लेकिन यहाँ पे सरकार कोई काम नहीं करती। मुख्यमंत्री जी ने भी सारे अधिकारियों पे छोड़ दिया और देखिए, अधिकारियों ने भी, और विशेष थाना लेवल पे, सीओ लेवल पे, जैसे द्विवेदी साहब कह रहे थे, इन्होंने भी लापरवाही, इन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर पुलिस बिल्कुल सही से काम कर रही होती, मैं दावे के संग कहता हूं, ये मर्डर नहीं हो सकता था। कई धाराएं हैं जिसपे चालान कर सकती थी, कई चीजें होती थी, क्योंकि ये एक जो मर्डर हुआ, ये मर्डर सिर्फ 5 मिनट में नहीं तय हुआ कि इसे मर्डर करना है। इसकी साजिश में इन्होंने दिन लगाए होंगे, तय करा होगा कि ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे। चूक हो गई कि वहां सीसीटीवी कैमरे का, क्योंकि एक कहावत है कि अपराध अपने साक्ष्य वहीं छोड़ता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मैं इसमें कहता हूं कि सरकार को, अभी मैं फिर कहूंगा तो लगेगा कांग्रेस ही कह रहा है, लेकिन मैं आम नागरिक की हैसियत से कहना चाहता हूं कि सरकार का, जब सरकार इसलिए ही चुनी जाती है कि मुख्यमंत्री का दबाव डीजीपी पे हो, डीजीपी का एडीजी पे हो, ये सर्किल चलते चलते लास्ट स्टेप रूट लेवल पे होमगार्ड तक आ जाए। मगर यहाँ पे मैं आज भी आपको दावे के संग कहता हूं, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता जो कंधों पे अशोक की लाट लगाएं, मैं उन पे आरोप लगाऊं, शायद मुझे शर्मिंदगी आती है। लेकिन जैसे द्विवेदी साहब कह रहे थे, खाली घूस से भी काम नहीं चला है। हाँ। ये लोग अब आजकल इन हिस्ट्री शीटरों का एक काम चल गया, अगर सपा की सरकार है तो ये सपा का झंडा लगा लेते हैं, कोई भी जाति के हो। भाजपा की सरकार है तो कोई भी जाति के हैं, बीजेपी का कमल का झंडा लगा लिया, और दरोगा जी, सीओ जी इनसे रोब पा लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सरकार में ये जाएंगे, कुछ कह देंगे तो हमारा तबादला हो जाएगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ये प्रवृत्ति, ठीक है जब तक ये प्रवृत्ति अफसरों की खत्म नहीं होगी, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अफसरों के भी गलत रवैया रहा है, जिसके चलते ये घटना हो सकी है। और प्रशासनिक अगर लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लग जाए तो मुझे लगता है ऐसी वारदातें जो हैं वो कम होंगी। विवेक पांडे जी हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है लखनऊ से, बहुत स्वागत सर आपका भी। विवेक जी, जंगल राज की बात समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान में कही जाती थी, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम दंदहाड़े एक शख्स 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देता है, परिवारीजन है, वो आपराधिक है, उसके पास लाइसेंसी बंदूक भी है, तो ये सब क्या है आखिर? कैसे अपराध मुक्त होगा उत्तर प्रदेश? नहीं, देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ। और देखिए, इसे आप रामराज ही मानिए, क्योंकि अभी मैं कुछ कहूंगा तो यहाँ पे अगर कोई भाजपा का समर्थक होगा तो उसको रामराज बता देगा या कह देगा कि ये बहुत अच्छी सुशासन की व्यवस्था चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि गलतियों को नजरअंदाज करने का परिणाम है कि आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश में जंगल राज की थी, वो एक कबीले वाली व्यवस्था में बदलती जा रही है। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पुलिस संस्था में सुधार की जरूरत है, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी सेवा में रहते समय इसको मुझे लगता है कि जो करना चाहिए, इसमें सुधार की बातों को करना चाहिए, जो समीक्षा तैयार करके शासन तक भेजनी चाहिए, उस पर ये मौन साधे रहते हैं, क्योंकि अधिकतर अधिकारी जो हैं वो गुडबुक में आना चाहते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद सत्ता की मलाई का लाभ चाहते हैं। लेकिन जब भी बात सुधार की होती है तो सुधार पे काम न करते हुए केवल कागजी सुधारों पे बात होती है, जुमले परोसे जाते हैं। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले डीजीपी को स्थायी पद होना चाहिए ताकि जिम्मेदारी तय हो। अस्थायी डीजीपी होने का कारण यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े भी उत्तर प्रदेश के विरुद्ध हैं, और उसके बाद जो जिस तरह की ध्वस्त कानून व्यवस्था के चित्रण सामने आ रहे हैं उनको भी स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी तय किसकी हो ये नहीं पता चल पा रहा है। दूसरी बात यह है, जो डीजीपी है, मेरा मानना है कि विधानसभा के सत्र में डीजीपी को बतौर विधानसभा परिषद के सदस्य की तरह से विधानसभा में उपस्थित होकर के विपक्ष के या सत्ता पक्ष के सवालों का कानून व्यवस्था पे लेकर के जवाब देने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये एक नई व्यवस्था की शुरुआत आवश्यक है। होता क्या है, पुलिसिया तंत्र को केवल राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए या राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने तरीके से, मनमाने पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है और जब आप सामने रह करके आंसरेबल रहेंगे, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होंगी, जब आपकी जिम्मेदारी तय होगी, तब उसकी समीक्षा सही तरीके से हो पाएगी। अदरवाइज आप इस तरह डिबेट करते रहेंगे, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी जी प्रचार में लगे हैं,
एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है जो केवल छापा मारते हैं, एक डिप्टी सीएम है जो केवल दिल्ली तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अस्थायी कार्यकारी डीजीपी टेम्पररी पोजीशन होने का आज जो खामियाजा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है, उसका कारण है कि लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है। ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कि इस घटना के बाद जब हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने परिजनों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, और साथ ही कमिश्नर एसबी शिरडकर के साथ में बातचीत की गई है, वो भी आपको सुनाते हैं। मलियाबाद के अंदर ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज घटना हुई है। इस पूरी जानकारी पर बातचीत करने के लिए डीसीपी पश्चिम राहुल रावत सर मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम प्राइमा फेसी अभी तक क्या निकल के आया, वजह क्या रही? जी देखिए, एक भूमि विवाद हुआ था, इसमें एक पक्ष तैयब थे और उनके पावर ऑफ अटॉर्नी जिनको दिए थे सलमान, और दूसरा पक्ष सिराज। इन लोगों के आपस में जो है पैमाइश हो रही थी भूमि की, जिसमें विवाद हुआ। विवाद होने के कारण जो है लेखपाल आए थे पैमाइश करने, फिर वो लेखपाल चले गए और पैमाइश पूरी नहीं हुई। उसके बाद जो है चूँकि इसी में एक सह खातेदार थे फरीद, तो फरीद को भी बुलाया गया था मौके पर। जब ये वापस जाने लगे लोग, तो चूँकि फरीद और सिराज ये लोग आपस में पारिवारिक रिश्तेदारी भी इनकी है, तो ये यहाँ पर वापस आए हैं और यहाँ पर भी इन लोग में कहा सुनी हुई है, वाद विवाद हुआ है घर पर, फरीद के घर पर। उसके बाद सिराज और उसके लड़के ने राइफल निकाल करके और गोलियां चलाई हैं, जिसमें 3 लोग की जान गई है। इसमें जो मौके पर थे, इसमें इनके साथ में ये सिराज और फराज के साथ में असरफी भी एक थे और एक और भी व्यक्ति था। तो इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और जो गाड़ी हत्या में प्रयुक्त हुई थी, थार गाड़ी, वो भी बरामद कर ली गई है। जो असलहा प्रयुक्त हुआ था, वो असलहा भी बरामद कर लिया गया, राइफल। और हमारी 5 टीमें जो गठित कर दी गई हैं और सारे जगह एयरपोर्ट वगैरह पर हम लोगों ने ये कर दिया है सारी कार्रवाई, जिससे कि ये कहीं जो है भाग न सकें। सिराज का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इस वजह से? मलियाबाद में उसका आपराधिक इतिहास है और उस पर कई मुकदमे हैं, तो वो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। जमीन की जब पैमाइश होती है सर, तो पुलिस एनफोर्समेंट की जरूरत होती है, तो पुलिस उस वक्त कहाँ थी सर जमीन की पैमाइश हो रही? जी, पुलिस को कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि ये लेखपाल जो है स्वयं गए थे वहाँ पे और एक पार्टी के साथ जो है, तो पुलिस को इसमें कोई सूचना थी नहीं। तो ये थे हमारे साथ राहुल राव सर, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक शख्स की 29 आरोपियों में से गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। जो एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के रास्ते हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है, लेकिन सीधे सीधे विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब उन लोगों की तलाश भी की जाएगी जो अप्रत्यक्ष रूप से उस घटनाक्रम में शामिल थे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। सर, जो घटना हुई है वो कौन लोग थे और किसने घटना को अंजाम दिया, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हुए हैं सर, क्या आप जानते हैं इस पूरे मामले? देखिए, हम परिवार से जुड़े हैं और रिश्तेदारी है, दोनों तरफ से रिश्तेदारी है। वो सगे चचा थे, जो ताज भाई बाहर मरे उनके चचा भाई थे, और जो लड़की मरी वो उनकी सगी भतीजी थी, और जो बच्चा मरा वो उनका नाती था। आपसी थोड़ी सी ज़मीन के लिए इतना बड़ा विवाद जो हुआ है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। भरा हुआ गुबार जैसे नहीं होता है, उसको निकाला गया है। क्या ये इनका जो विवाद था पहले से कुछ चल रहा था कि ये ज़मीन को ही लेकर इनका विवाद था कुछ इस तरह? पहले से ऐसा नहीं चल रहा था, छोटी ज़मीन थी, जो रास्ते का विवाद थोड़ा सा था। वो दिन में तहसील का अमला आया था, उसमें परमाइश वगैरह हुई, सब हुई। वहाँ कुछ प्रॉब्लम आपस में हुई, जो वो डिटेल नहीं हम लोगों को मालूम हो पाई। मरने वाला पर जो इनके घर के मरे हैं वो ज़्यादा परेशान है, जो नहीं बात हुई। और ये जो लोग यहाँ थे वो नहीं इन्वॉल्व थे उसमें। और अब इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई और प्रशासन क्या करता रहा। हमारे साथ में लगातार मेहमान बने हुए हैं। एमसी द्विवेदी साहब हैं, एक्स डीजीपी लखनऊ से, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। द्विवेदी साहब, आपने सुना कि किस तरीके से प्रशासन के लोग कहते हैं कि हाँ जरूर इस घटना में अब हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, हर घटना के बाद प्रशासनिक अमला ये कहता है कि हम एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द वो जुट भी जाता है और फिर कार्रवाई भी कई बार तो हो ही जाती है। लेकिन बड़ी बात यह ना कि सर, अगर शुरुआत में ही कहीं ना कहीं लापरवाही ना की जाए, या जो क्योंकि पूरा प्रोसीजर होता है, किसी एक के चाह लेने से लापरवाही या भ्रष्टाचार होता नहीं है। अगर पूरा प्रोसीजर ना मिले तो चीजें बहुत हद तक साफ रह सकती है। आपको लग रहा है कि देखिए इस पूरे मामले में लापरवाही रही है? देखिए, जहां तक इस प्रकरण का सवाल है वो तो ऑन द स्पॉट जैसा लगता है मुझे,
कोई इसके लिए कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बड़ी प्रकरण के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी या लंबी चल रही थी। मुझे तो लगता है लेकिन ऑन द सर स्पॉट ऐसा हुआ है, जिस क्योंकि बंदूक से तहसील गोलियां लोग वहां चली, पर बिल्कुल जब ठीक कह रहे हैं गए थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि जिस तरीके से वीडियो में सामने आया है, विवाद हो रहा है दो परिवारों के बीच में और गोली चल जाती। सवाल इस बात पर है कि ऐसे शख्स के लिए शस्त्र लाइसेंस भला जारी कैसे किया गया, क्योंकि बहुत से नियम कानून कायदे होते हैं, एक जनप्रतिनिधि से पहले उसे पास कराना होता है, उसके बाद ही लाइसेंस हो सकता है। तो यहां पर एक बड़ी लापरवाही रही है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है कि हाँ। ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस क्यों दिया गया और फिर कब दिया गया था, कितने वर्ष तक चलता रहा वो लाइसेंस, तो ये भी देखने की जरूरत है। और इस अवधि में जो थानाध्यक्ष या क्षेत्राधिकारी रहे हैं वहां पर, हाँ। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा जो मैं उठा रहा था बात कि जमानत पर क्यों था ये व्यक्ति, क्या जमानत करने वाले, मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी इस विषय में जुडिशरी को भी कॉग्निजेंस रहना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे जमानत, ऐसे बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं। अपराध करने के बाद कैसे जमानत पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब वही मैं कह रही हूँ ना कि हर प्रोसीजर पर अगर काम ठीक तरीके से होता रहेगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और देखिए, समाज के लिए लोग घातक होते हैं, ऐसे ये गोली किसी पर भी चला सकते हैं, क्योंकि जब आपराधिक व्यक्ति है, ऐसी चीजों में संलिप्त रहा है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, विवेक जी का रुख करते उसके बाद आएंगे राज जी के पास। हाँ, इस पूरे प्रकरण में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब पैमाइश की बात आ रही है तो पुलिस फोर्स की टीम वहां पे साथ में क्यों नहीं थी। जब भी पैमाइश का ऑर्डर होता है तो वहां पे पुलिस फोर्स साथ में जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस फोर्स नहीं थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकल स्तर पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार लेखपाल और लेखपाल के साथ जो क्षेत्रीय दरोगा होते हैं, ये सब मिल करके ऑब्लाइज करते हैं अपने जानने वालों को। ज्यादातर केसों में ये देखा गया है कि आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जमीन की वैल्यू के हिसाब से कमीशन दे दीजिए, उसके बाद वो एक तरफा रिपोर्ट तक IGRS में लगा देते हैं। इस बात की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि जब किसी का भी सिविल सूट किसी भी तरह का, वो चाहे मेड की नाली का झगड़ा हो, चाहे वो एक सिविल प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, जब इस तरह के दो पक्षों का झगड़ा किसी भी तरह से एप्लीकेशन पड़ती है SDM के पास, चाहे SDM रेवेन्यू के पास, चाहे सिविल कोर्ट में, आप सबसे पहले तत्काल प्रभाव से उसके शस्त्र और लाइसेंस को कैंसिल करते हुए या निरस्त करते हुए जमा करा लीजिए। क्योंकि चुनाव के समय आप ये करवा लेते हैं, लेकिन जब ऐसे मामलों में वाद कोर्ट में आता है तो ऐसे लोगों के जिसके पास हथियार हैं उनके आप शस्त्र जमा नहीं कराते। उसका कारण यह है कि इस तरह की घटना आज देखने मिली। मेरा मानना है अगर कोर्ट में आपके, मैं कहता हूं 10 लाख केस पेंडिंग है, उसमें 5,50,000 के पास भी अगर शस्त्र है तो सबके लाइसेंस आप निरस्त करके जमा करा लीजिए। जब उनका केस निपटारा हो, जब उनका केस पूरी तरह से निपट जाए, तब उनके शस्त्र उनको वापस किए जाए। होता क्या है, हम न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की बात करते हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार की बात करते हैं, लेकिन वो सुधार क्या है, क्या होने चाहिए, ये अधिकारी इस पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अधिकारियों को गुडबुक में रहना है। ज्यादातर शस्त्र लाइसेंस उनको दिए जाते हैं जो राजनीतिक दलों के करीबी होते हैं। ये आप जिम्मेदारी से बता रहा हूं। आज इस मंच पे बैठे हुए राज शर्मा जी हैं, चाहे पूर्व DGP जी हैं, आप गरिमा जी खुद हैं, आप अपना लाइसेंस अप्लाई करके देख लीजिए। जब तक आपके पास कोई पहचान नहीं होगी, रसूख नहीं होगा, किसी से ऑब्लाइज करा के फोन नहीं करेंगी, तब तक आपका लाइसेंस DM पास ही नहीं करेगा। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया हो गई है कि जो सुविधाएं आम जनमानस के लिए, जो व्यवस्थाएं बनाई गई, उनका लाभ केवल राजनीतिक रसूख के या अधिकारियों के प्रशासनिक रसूख वाले लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश में अगर 100%, मैं कहता हूं 100% में 60 से ज्यादा प्रतिशत ऐसे आपको मिलेंगे कि राजनीतिक दल के करीबी या प्रशासनिक दल के लोगों के पास ही आपको हथियारों के लाइसेंस मिलेंगे। एक आम आदमी जो डेली हफ्ता दे रहा है, चाहे जिससे डेली वसूली हो रही है, जिसको डेली गुंडागर्दी फेस करना पड़ रहा है, उसको अगर शस्त्र लाइसेंस लेना पड़ता है तो उसको ऐसे नाको तने चबवाया जाता है कि वो मतलब झेल जाता है कि उसको शस्त्र से अच्छा तो अवैध हथियार मिल जाते हैं। यानी आपको लग रहा है कि देखिए ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक दल आप भी हैं, राजनीतिक दल आप भी हैं, हम ये नहीं कह रहे, कोई भी दल हो उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग किस तरीके से खतरा बन सकते हैं किसी के लिए भी, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें होती है तो कोई ये नहीं सोचता। आपने तो अपने कार्यकर्ता समझकर पास कर देते। एक प्रवक्ता के साथ एक अधिवक्ता भी हूँ, और सुधार की जितनी बातें मैं इनको सुझाव देता हूं सरकार को, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती। मैं कहता हूं कि हमारे विचार राजनीतिक भी भेद हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक सुधार की कोई बातें हम कर रहे हैं
जब तक उत्तर प्रदेश की, फिर मैं कहता हूं, पुलिस की बॉर्डर स्कीम नहीं हटेगी, ये कानून व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटते हैं, राज शर्मा जी के पास जाते हैं। समीकरण से लेकर खुफिया तंत्र तक पुलिस का कमजोर है आज के समय। ठीक है सर, आपके पास आएंगे। राज शर्मा जी भी हमारे साथ में। राज शर्मा जी, देखिए राजनीतिक दल, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को अगर जमीनी स्तर पर आप चेक करना चाहते हैं तो कोई भी आमतौर पर जब भी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो आमतौर पर स्थानीय विधायक या सांसद से उस लेटर पर साइन करवाना पड़ता है। यानी ये माननीय लोग हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं जो जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति है तो वाकई में उसे शस्त्र की जरूरत है भी या नहीं है। तो अगर वो लोग सतर्क रहें, एक तरफ हम प्रशासन से तो सवाल कर ही रहे कि आप सतर्क रहिए, ऐसे लोगों पर कोई भी ढिलाई की जाए, इनको जमानत पर भी ना छोड़ा जाए, लेकिन दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों को भी, दलों के नेताओं को भी अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसे ही किसी को भी नहीं परमिशन मिलनी चाहिए। राज जी, मैं गरिमा जी एक बात कह दूं, ये जिंदगी एक मजबूरी का नाम है, हर एक की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अगर कार्यवाहक डीजीपी साहब हैं, उनकी अपनी कमजोरी है कि मैं परमानेंट कैसे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर में 2 पद, बेहतरीन पद होते हैं, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार न्यायिक। मैं दावे के संग कहता हूं, साल में 365 दिन होते हैं, अगर छुट्टियां हटा के भी अगर ये 12 दिन भी बैठते हो तो आप जो कहें मैं हार जाऊं। क्या होता है, रास्ते का झगड़ा होता है। अगर 2 तारीख में भाई जमीन ये लेखपाल को बुलाया जाए, कानगो को बुलाया जाए, सब बुलाया जाए, भाई ये कागज वही है, आप 2-4 तारीख में डिसीजन दे दें। क्या होता है, एक 2 पक्ष तहसील में जाके एक गुब्बार पलता रहता है, धीरे धीरे वो गुब्बार होता है, कहता है इसने ऐसा करा, फिर प्लानिंग बनती रहती है, उसी प्लानिंग के अंतर्गत मर्डर होते हैं। सबसे ज्यादा ये सुनिश्चित किया जाए कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक जो होते हैं वो अपनी सीट पे डेली बैठे। मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है कि आज 2 साल में 3 बार ही नायब तहसीलदार न्यायिक अपनी सीट पे बैठे थे। सुन लीजिए आप, अब बताइए क्या करिए आप, हर महीने डेट लगती है, हमारा आदमी वकील जाता है, आज नहीं बैठेंगे साहब। तो ऐसे जब देर होती जाएगी तो ये तो निश्चित हो जाएगा कि आदमी के अंदर एक गुब्बार बढ़ेगा, फिर मारने लगेगा। अच्छा, और एक लाइसेंस की बात है, आज आप उनके लाइसेंस रद्द कर दीजिए, कट्टा ले आएंगे, आम खास बिक रहे हैं। और वैसे तो अभी सरकार में देखिए सब आजाद है, बस कहने को हमें ठीक है कि हम लोग, दिक्कत क्या है कि हम लोग बड़े ना इमोशनल लोग हैं। हम लोग, हर आदमी आजकल केस में बह रहा है राममयी हो, मैं भी राममयी हूं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे नहीं सर, ऐसी चर्चा में राम का नाम लाना भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपराधिक मामलों पर चर्चा हो रही है, अभी समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? पुलिस नहीं जाती है, दरोगा जी को लेखपाल नहीं कह दिया होगा कि भाई इनसे इतना पैसा ले लीजिए, दरोगा जी जाएंगे नहीं, लेखपाल अपनी मजदूरी करते हैं। उनको एक कहावत है ना लेखपाल के लिए, मैं लेखपाल बस्ता हल्का, मेरा नाम पटवारी मैं भारी। हर कदम पे पैसा चाहिए और इसका कारण है, देखिए फिर मैं कह दूंगा, भ्रष्टाचार के चलते आप भ्रष्टाचार की बात उठा रहे ना। सरकार को पैसा चाहिए, विधायकों को पैसा चाहिए। मैं दावे के संग विधायकों का प्रूफ दे सकता हूं। मेरे से किसी विधायक ने कहा था कि दरोगा जी को 5,000 जरूर दे देना, मेरे से कहा था। देखिए मैं इस चैनल पे कह रहा हूं, अच्छा नाम कहो तो नाम कह दूंगा। मैंने विधायक से फोन करा और विधायक जी कह रहे अरे शर्मा जी यार 5,000 दे देना जरूर। बताइए इस बात के लिए वो विधायक था, जब विधायक दरोगा के लिए कहे 5,000 दे देना, और मुझे लगता है मैं डायरेक्ट पहुंच जाता तो 3,000 में हो जाता काम। 2,000 हो सकता है विधायक जी के पास चले गए। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ गरिमा जी? ठीक है, आपके पास लौटते हैं। द्विवेदी साहब हमारे साथ में। द्विवेदी साहब, एक बहुत अहम बात निकलकर सामने आई। हम बार बार प्रशासनिक चीजों को लेकर ही बात करें कि देखिए एक जो फॉर्मेलिटीज होती है, औपचारिक तरीका होता है, उसको तो फॉलो करने में भी गलतियां होती आई हैं, नो डाउट। इसमें भी आप भी इस बात को स्वीकारेंगे कि देखिए भ्रष्टाचार रहा है, घूस जरूर ली गई, शायद तभी ऐसी चीजें हो सकी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को अब तक इस चीज के लिए भी बहुत अहम तौर पर जाना जाता रहा है कि अवैध कट्टों के भी यहाँ बड़ी आसानी से आपको 2-4 हजार रुपए में कट्टा मिल जाएगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश को हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैसे क्या और कदम बढ़ाए जाने चाहिए कि उस राह पर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि इस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ते हैं ऐसी घटनाओं से। अगर उनको जमानत मिल जाती है, वो वापस से खुलेआम घूमते हैं, तो डर खत्म होता है कानून का। देखिए, एक तो इसमें स्थिति स्पष्ट कर दूं कि जब कोई जमीन का विवाद होता है और लेखपाल उसमें जाता है तो उसके साथ में पुलिस का जाना आवश्यक नहीं है, और न कोई ऐसा नियम है। पांडे जी ने चूक कहा तो इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं। अच्छा। ये केवल अगर वहां कोई खतरा है और तहसीलदार या कोई रिक्वेस्ट करता है पुलिस से, एसपी से कि साहब आप भेजिए, आवश्यकता है, तभी जाता है। वर्तमान प्रकरण में स्पष्ट है कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी, तो ये बात, ऐसा कोई नियम नहीं है।
दूसरा ये जो आपने बताया कि अवैध कट्टे को, ये बिल्कुल सच है कि जितने हथियार हैं लाइसेंसी लोगों के पास, उससे ज्यादा हथियार गैर लाइसेंसी लोगों के पास है। गांव में अगर जाए तो ये लोगों के पास रहते हैं, और कहीं ना कहीं से ये उपलब्ध है, बहुत सी जगहों पर बनते भी है। आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर ये बनते हैं उन मशीनरी को फेल किया जाए, उन पर छापे डाले जाए, या जहां से आते हैं, बहुत जैसे रामपुर के नाम लिया जाता है, उधर जम्मू में भी बना करते थे, मतलब बहुत जगह ऐसे अवैध बनते हैं। इन पर बड़ी लंबी जांच, इंटेलिजेंस और जांच होनी चाहिए, और जिन व्यक्तियों के पास पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मुश्किल यह है कि पुलिस अगर पाती भी है अवैध हथियार और चालान भी कर देती है, तो 10 साल 20 साल कितने साल लग जाए, और तब तक कोई गवाह आए या ना आए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अवेलेबल हो कि नहीं हो, मर गया हो, सभी बातें हो जाती। तो द्रुत गति से जब तक ये काम नहीं होगा और जमानत देने के लिए ये देखा नहीं जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को जमानत किसी कोर्ट ने दी भी क्यों, जब उसके पास 10-15 केस मर्डर और के चल रहे थे, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत मिली क्यों, ये बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है, और लोग जब खुलेआम घूमते हैं तो उनके हौसले भी बुलंद होते हैं और अपराध की राह पर वो आगे बढ़ते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात चर्चा में रखने के लिए। तो अधिकारी जमीन विवाद में पहुंचा था और लेखपाल के सामने ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों की खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।